कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आर्थिक सर्वे की क्लासेस देख रहे थे बच्चों। आज आपकी उत्तराखंड इकोनॉमी सर्वे की थर्ड क्लास है, ठीक है। तो लिखो उत्तराखंड इकोनॉमी सर्वे की थर्ड क्लास आज, ठीक है। इकोनॉमी सर्वे थर्ड क्लास। इससे पहले की जो दो क्लासेस हैं वो आपने कवर कर ली होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। देखना, क्योंकि दो टाइम क्लासेज आ रहे हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था आपके सिलेबस से लेकर आपके जो चयन तक का मामला है, मेरे स्तर पे उसमें रुकावट नहीं आएगी। साथ साथ ही अगर आप चलिएगा, अगर आप साथ साथ ही चीज़ों को कवर करते हुए चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कई बच्चे कह रहे थे कि सर जीएस करा दीजिए इवनिंग टाइम पे। मैं कमेंट सेक्शन में मैंने आपसे कहा था ना, मैं पढ़ते रहता हूँ, जीएस करा दीजिए, इकोनॉमी करा दीजिए, पॉलिटी करा दीजिए, ये वो। अब डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर पढ़ाई जा सकती है जीएस बच्चों। जैसे उत्तराखंड एसआई वगैरह या पीसीएस वगैरह है, उसके लिए तो अभी प्रीलिम्स का ही चल रहा है, ठीक। बाकी अगर आपका कोई ऐसा फोकस एग्जाम है, आप सोच रहे हैं कि आपके पास समय है, थोड़ा समय देके हम लोग पढ़ सकते हैं, आप आराम से डीप स्टडी करवा दीजिए। तो डीप अगर कहोगे तो मैं कराने को तैयार हूँ, लेकिन जो इवनिंग की क्लासेज होंगे वो सभी वर्क के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पर्यटन नीति नई निकाली गई है। तो लिखो ये 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी, ठीक है। लिखो उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023, उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 कब तक प्रभावी रहेगी? कब तक प्रभावी रहेगी मतलब सरकार के द्वारा हाल ही में एक पर्यटन नीति बनाई गई है बच्चों, जो कि 31 मार्च 2030 तक ये क्या रहेगी, प्रभावी रहेगी। तो नई पर्यटन नीति किस वर्ष आई, अगर ये भी पूछता है तो 2023 हो सकता है। और कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2030 तक, ठीक है। अब इसमें ये चीज ध्यान आप लोग रखिएगा, क्योंकि नई पर्यटन नीति इसमें क्या होगा, नए पर्यटन स्थानों का डेवलपमेंट करना, धार्मिक के साथ साथ जो हमारे अदर पर्यटक स्थल हैं उनको, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है या व्यवस्थाएं हैं, उसको सुदृढ़ करना। इसके अलावा धार्मिक पर्यटक हैं, उसके अलावा जो धार्मिक पर्यटकों के अलावा जो नॉर्मल पर्यटन घूमने की दृष्टि से आते हैं उनके लिए सुविधाओं का विकास करना और कनेक्टिविटी का बेहतर बनाना, ऑनलाइन सुविधाएं देना, इस प्रकार की कई चीज इसमें ली गई हैं। तो हम पर्यटन नीति में क्या क्या प्रावधान किए वो नहीं पढ़ना है हमने एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट देखना है कि कब तक ये प्रभावी रहेगी बच्चों, 31 मार्च 2030 तक, ठीक है। इसमें एक टारगेट रखा है सरकार ने, वो जीडीपी में इसका 15% तक योगदान करना चाहती है, जो कि काफी अपने आप में अभी फिलहाल दूर की बात है। अब देखो कब तक क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बच्चों, पर्यटन से ही संबंधित है, चूंकि पुराना क्वेश्चन है। वीर चंद सिंह गढ़वाली जो पर्यटन स्वरोजगार योजना है वो कब से लागू हुई थी, आपको पता होगा 1 जून 2002 से, ठीक है। 2023-24 में उस योजना में, यानी वीर चंद सिंह गढ़वाली जो पर्यटन स्वरोजगार योजना है, 2023-24 के लिए बच्चों सर्वाधिक लाभार्थी जो है टिहरी, नैनीताल और पौड़ी जिले में, यानी सबसे ज्यादा लाभ जो उठाया है दिसंबर 2023 तक, कंप्लीट नहीं, ठीक है, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल इन जिलों में उठाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखो, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत। वीर चंद सिंह गढ़वाली, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत, पर्यटन स्वरोजगार, ठीक है, योजना की शुरुआत ये हुई थी बच्चों 1 जून 2002 से, ठीक है, 1 जून सन 2002 से। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए मैंने कराया क्योंकि ये तो आप वैसे भी जानते हैं, यहाँ पे इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। 2023-24 के माह दिसंबर तक इसमें देखा गया सर्वाधिक लाभार्थी, लिखो वर्ष 2023-24 मतलब 23-24 के लिए, ठीक है, यानी पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है, सर्वाधिक जो लाभ मिला है किस जिले के उनको मिला है, सर्वाधिक इस योजना से जिसको लाभ मिला है, ठीक है। सर्वाधिक लाभार्थी बच्चों टिहरी जिले से संबंधित है इसमें, ठीक है, यानी सर्वाधिक लाभार्थी इसमें जो है टिहरी जिले से हैं, देन नैनीताल एंड देन पौड़ी, ठीक है। तो 3 जिले जो है टॉप में, टिहरी, नैनीताल और पौड़ी, इन 3 जिलों में सर्वाधिक लाभार्थी, मतलब लाभार्थियों की संख्या इतना नहीं कि हजारों में होगी, 20-25 लोग ऐसे कुछ होंगे, लेकिन ये जो आंकड़ा है दिसंबर 2023 तक का था। अब बाकी चेंज नहीं आता बच्चों, लगभग सेम ही होगा, ठीक है, दिसंबर 2023 तक का ये आंकड़ा था, लगभग सेम ही रहता है, ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, ये मैं आपको पिछले इकोनॉमी सर्वे में भी करा चुका हूं, वर्ष 2018 में शुरू हुई थी ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। इसमें क्या है, कितना परसेंट तक, अधिकतम 50% तक सरकार क्या करती है बच्चों, होम स्टे बनाने पर अनुदान वगैरह देती है। तो लिखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, पंडित दीनदयाल
उपाध्याय होम स्टे योजना। ठीक है, होम स्टे योजना, होम स्टे बनाए जा रहे हैं बच्चों। उसके लिए सरकार क्या कर रही है, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे जो योजना है इसमें सरकार क्या देती है बच्चों, अनुदान भी देती है। इसमें क्या अधिकतम 50% तक यानी 15 लाख तक का सरकार अनुदान देती है। ठीक है, देखो अधिकतम 50% और ब्रैकेट में लिखो 15 लाख तक का अनुदान। ठीक है, यानी 15 लाख से ऊपर नहीं देगी या 50% जो भी होगा। जैसे आपने कोई होम स्टे बनाया जिसकी लागत 30 लाख रुपए, तो सरकार उसमें चाहे तो 15 लाख रुपए तक का आपको अनुदान दे सकती है इसमें। ठीक है, होम स्टे पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। इसमें क्या है बच्चों, ध्यान रखना इस योजना में, जो होम स्टे योजना है वर्ष कब से शुरू की गई थी, 2018 से शुरू की गई थी ना। इसको क्रॉस चेक कर लेना, मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है बहुत बार। वर्ष 2018 में ही शुरू की गई थी। राज्य सरकार इसमें जो है काफी फोकस रहती है इस वाली स्कीम में। अधिकतम 50% या 15 लाख तक का इसमें अनुदान देती है सरकार। तो 2023-24 में इसमें सर्वाधिक लाभार्थी जो है बच्चों अल्मोड़ा, चमोली और टिहरी में। ठीक है, लिखो वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक लाभार्थी इस वाली योजना में। सर ये वाला, ठीक है, ये 2023-24 अब इसके लिए हो गया, समझ देना, मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, ये वाले के लिए वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक लाभार्थी लिखो बच्चों अल्मोड़ा, चमोली एंड टिहरी। ठीक है, अल्मोड़ा, चमोली और टिहरी। अब ये नहीं पूछेगा आपसे, ये खाली मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूं। तो आप ये ध्यान रखना कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना कब से शुरू हुई थी और इसके अंतर्गत तो अधिकतम 50% यानी 15 लाख तक के लिए सरकार अनुदान देती है। ठीक है, इसी की तरह तर्ज पे एक और योजना है बच्चों, 2020 में शुरू हुई थी, उसका नाम है ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे योजना। ठीक है, अगला लिखो ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, लिखो ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे योजना। ठीक है, अगला लिखो ट्रैकिंग ट्रक्शन होम स्टे योजना। ठीक है, ये 2020 से शुरू हुई थी। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखो आप लिखो पहले ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे योजना, ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना लिखो, होम स्टे अनुदान योजना, अनुदान। अब इसका वो नहीं बताऊंगा मैं, इसमें क्या दिया जाता है। ये वर्ष 2020 से शुरू हुई थी। इसमें क्या है, जो ट्रैकिंग होते हैं, हमारे ट्रैक मार्ग गुजरते हैं जो उसके आसपास, यानी उसके जैसे ट्रैकिंग के मार्ग शुरू होते हैं ना, उससे 2 किलोमीटर के आसपास या 2 किलोमीटर के इलाके में होम स्टे जो बना रहा होगा उसके लिए सरकार अनुदान देगी ताकि ट्रैकिंग को प्रमोट किया जाए। या ट्रैकिंग मार्ग पे, जैसे कोई ट्रैकिंग मार्ग होते हैं, आपने केदारनाथ ट्रैकिंग बनाया, आपने गंगोत्री ट्रैकिंग कर दिया, आपने दयारा बुग्याल ट्रैकिंग पे चले गए, तो जो ट्रैकिंग होते हैं उन मार्गों पे होम स्टे बनाने के लिए ये योजना की गई थी, शुरू की गई थी, ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे योजना। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसको भी ध्यान रखना। अगला ध्यान रखना बच्चों, जो चारधाम यात्रा हुई थी वर्ष 2023 में, उसमें सर्वाधिक जो श्रद्धालु आए वो सबसे ज्यादा है केदारनाथ, देन बद्रीनाथ, देन गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, लिखो चारधाम यात्रा 2023 में सर्वाधिक पर्यटक कहां कहां आए, श्रद्धालु लिख लो। ये भी आता है ना कभी कभी, चारधाम यात्रा 2023 में सर्वाधिक पर्यटक लिखो या सर्वाधिक श्रद्धालु लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, कई लोग पर्यटन की दृष्टि से आते हैं, कई लोग श्रद्धा की दृष्टि से आते हैं, वो अपना अपना है सबका। ठीक है, दो श्रद्धालु, तो ये सबसे ज्यादा आए थे बच्चों चारधाम यात्रा 2023 में सर्वाधिक, ये अक्टूबर तक का डेटा है। सबसे ज्यादा आए थे बच्चों केदारनाथ, कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद आए थे बच्चों बद्रीनाथ, इसमें लगभग 16.5-17 लाख के आसपास पहुंचे थे, इसमें लगभग 15-15.5 लाख। ठीक है, बद्रीनाथ, देन गंगोत्री लगभग 8-8.5 लाख, और देन यमुनोत्री। तो इन चार धामों में सर्वाधिक पर्यटक जो वर्ष 2023 में आए चार धाम यात्रा के तहत रजिस्टर्ड किए गए, वो कहां पे किए गए थे बच्चों, केदारनाथ धाम में किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जैसे आपको पता है चार धाम यात्रा की वजह से जो गढ़वाल का क्षेत्र है बच्चों, वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उन लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के बहुत से विकल्प खुले, क्योंकि हमारे राज्य में टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहां पर राज्य की अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर मिलता है।
यानी हमारी राज्य की आय का या हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ की हड्डी मान के चलिए आप टूरिज्म को, यानी पर्यटन को, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो या चाहे वो नॉर्मल पर्यटन, इस पर्यटक स्थल हो। तो गढ़वाल का जो क्षेत्र है बच्चों, चूंकि 4 के 4 धाम यही है इन्हीं इलाकों में, तो इन 4 धामों की वजह से जो गढ़वाल का टूरिज्म है या गढ़वाल का अर्थव्यवस्था में रोल है पर्यटन क्षेत्र में, बहुत ज्यादा कुमाऊं के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया बच्चों, पर्यटकों को 4 धाम के साथ साथ कुमाऊं के मंदिर, क्योंकि कुमाऊं में भी बहुत ज्यादा पौराणिक और अपने आप में जो आध्यात्मिक मंदिर हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा हैं, तो उनको भी सरकार क्या करना चाहती है, मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहती है, ताकि पर्यटक वहां भी आए, वहां के लोगों को भी रोजगार के अवसर, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो और राज्य की अर्थव्यवस्था को और भी बड़ा बूस्टर मिले। तो सरकार ने उसके लिए क्या किया बच्चों, मानस खंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की, जिसमें 48 मंदिर है। ठीक है, लिखो मानस खंड मंदिर माला मिशन। ठीक है, इसमें क्या है, जो मानस खंड यानी कुमाऊं के मंदिर हैं बच्चों, इसमें 48 ऐसे टेम्पल सरकार ने सेलेक्ट किए गए जिनका विकास क्या करेगी सरकार, जहां आधारभूत संरचनाओं का विकास, जहां बेहतर सुविधाओं का विकास, जहां पर्यटकों के पहुंचने के लिए उनको और ऊपर मतलब हाईलाइट करना, इस चीज के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू की गई, जिसके अंदर 39 मंदिर सम्मिलित किए गए और प्रथम चरण में 16 मंदिरों का विकास किया जा रहा है। ठीक है, प्रथम चरण में 16 मंदिर। अब जैसे जागेश्वर है, मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे जागेश्वर है या अपने आप में नैना देवी टेम्पल है, या इसके अलावा अल्मोड़ा का कटारमल का सूर्य मंदिर है, शांति साथ गंगोली हाट का हाट कालिका या पाताल भुवनेश्वर है। इस प्रकार के जो मंदिर हैं बच्चों, वो मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं और पहले चरण में जो है बच्चों 16 मंदिरों का विकास किया जाएगा। ठीक है, इसी के तहत हाल ही में सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 लॉन्च की है। उसमें एक जिला शामिल किया गया है सरकार के द्वारा, वो है पिथौरागढ़। भारत सरकार की जो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 है, उसमें किस जिले को स्थान मिला है, वहां को के जो स्थल हैं उनको डेवलप किया जाएगा बच्चों, वो है पिथौरागढ़। ठीक है, लिखो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में किस जिले को सम्मिलित किया गया है, भारत सरकार की योजना है। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना दूसरा फेज 2.0 में शामिल, कौन सा जिला शामिल किया गया बच्चों, पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ को बच्चों इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में पिथौरागढ़ शामिल किया गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक योजना है बच्चों, स्वामित्व योजना शुरू की, आपको पता होगा जो भूमिधर भूमि वगैरह से संबंधित है। स्वामित्व योजना में उत्तराखंड जो है, जो रजिस्टर्ड करना था, रजिस्ट्रेशन होना था, स्वामित्व योजना डिजिटल तरीके से लैंड वगैरह को है, किसकी जमीन है क्या है, उसका डिजिटलाइजेशन करना था। स्वामित्व योजना में उत्तराखंड को 2nd पोजीशन मिली है। ठीक है, लिखो स्वामित्व योजना में उत्तराखंड 2nd पोजीशन पे रहा था पिछले वर्ष से। ठीक है, मतलब पूरे देश में जो इस योजना के तहत अपने आप में कार्य किए जाने हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब बनी उत्तराखंड में, 2018 में। लिखो आईटी पॉलिसी यानी सूचना प्रौद्योगिकी नीति, लिखो उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नीति, ये किस वर्ष आई बच्चों, वर्ष 2018 में आई। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब आई उत्तराखंड राज्य में, वर्ष 2018 में आई। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखना बच्चों, वर्तमान में राज्य में एसडीजी के सूचकांक जो हैं उसमें कितने संकेतक सम्मिलित किए गए हैं। देखो एसडीजी मतलब समावेशी विकास सूचकांक, समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, सूचकांक, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी में शामिल संकेत 144, यानी 144 संकेतों के आधार पर बच्चों राज्य में, ठीक है, हमारे राज्य में, लिखो राज्य समावेशी लिख दो, हमारे राज्य में जो समावेशी विकास सूचकांक निकलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसके अंतर्गत 144 संकेत सरकार ने शामिल किए हैं। इस 144 संकेतों के आधार पर यह देखा जाता है कि जो एसडीजी गोल हैं उसमें कौन सा जिला टॉप में है, कौन सा बॉटम में है। तो समावेशी विकास सूचकांक में शामिल है 144 संकेत। ठीक है, इसी क्रम में क्या हुआ था, जो समावेशी विकास सूचकांक 2022-23 है उसमें टॉप रैंक किन जिलों को मिली थी, लिख लो एसडीजी समावेशी विकास सूचकांक, यानी समावेशी विकास सूचकांक
2022-23 में टॉप कौन से जिले रहे थे, मैं टॉप रैंक, ठीक है, टॉप कौन सबसे ऊपर रहा था बच्चों, नैनीताल। नैनीताल की क्या थी बच्चों, रैंक नंबर 1 थी, ठीक है। इसके बाद देहरादून, बागेश्वर और उत्तरकाशी, ठीक है। लिखो नैनीताल के बाद आपको पहला याद रखना है देहरादून, देन बागेश्वर, देन यूटीटी, ठीक है। उत्तरकाशी लिख दिया मैंने, यूटीटी समझ जाना। ये तो समावेशी विकास सूचकांक जो 144 संकेत सरकार ने शामिल किए हैं, उसमें जो 2022-23 के लिए जो टॉप रहा था, कौन सा जिला रहा था, नैनीताल रहा था, इसको ध्यान रखना। और समावेशी विकास के बारे में आपको लंबा चौड़ा लेक्चर मैंने पहले भी दिया हुआ है, तो ज्यादा इसको यहाँ पे देखूंगा नहीं, ठीक। इसी तरीके से बच्चों हाल ही में नीति आयोग ने जो बहुआयामी गरीबी के सूचकांक निकाला था, उसमें ये कहा था कि राज्य में 2015-16 से 2019-20 तक के आंकड़ों में कितने % लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, यानी मल्टी लेवल पॉवर्टी इंडेक्स। तो नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में सर्वाधिक लोग किस जिले से सबसे ज्यादा लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, वो है अल्मोड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया क्योंकि इकोनॉमी सर्वे में ये क्वेश्चन पुराने ही हैं, तब से नया अपडेट नहीं हुआ है। जिसने किया है उसके लिए सही है, जिसने नहीं किया हुआ है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। लिखो नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग के अनुसार पूरा लिखना है, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI लिख दिया मैंने, ठीक है, MPI यानी नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत सर्वाधिक प्रतिशत बहुआयामी गरीबी से बाहर आए, बहुआयामी गरीबी से बाहर। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा लोग किस जिले में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, वो निकले बच्चों अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चंपावत एंड बागेश्वर, ठीक है। लिखो अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चंपावत, देन बागेश्वर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अल्मोड़ा जिला ऐसा है बच्चों जो वर्ष 2000, ये कब के लिए है, 2015-16 से 2019-20 तक, इस दौरान सर्वाधिक लोग गरीबी से, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स से जो बाहर आए, सर्वाधिक प्रतिशत लगभग 16% लोग गरीबी रेखा से बाहर आई। ये नीति आयोग का डेटा है। बहुआयामी गरीबी, ठीक है, नॉर्मल गरीबी नहीं, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स होता है उसके अंदर, ठीक है, सर्वाधिक। और वर्तमान में याद रखना 2019-22 से 22 के अनुसार राज्य में सबसे कम बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत किन जिलों में है। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों अलग है। देखो आप एक चीज समझना, मैं कह रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, सबसे ज्यादा बाहर कहां से निकले। जैसे मैं ये कहूं अगर 100 लोग अल्मोड़ा में रहते हैं और उससे पहले अगर सपोज 10 लोग बहुआयामी गरीबी में थे और 7 निकल गए इस दौरान, तो सबसे, और दूसरे जिले से 10 थे, उसके वहां से 3 ही निकले। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी कहां थी, ये नहीं है, ये कह रहा है कि कहां से गरीबी से बाहर निकले, वो है अल्मोड़ा, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन करूंगा वो नेक्स्ट होगा, ठीक है। लिखो 2019 से 22 सर्वाधिक, सबसे कम, वर्ष 2019 से 22 तक सबसे कम बहुआयामी गरीबी कहां है, सबसे कम बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत, ये अलग हो गया, ठीक है। इसका मतलब सबसे कम बहुआयामी गरीबी के लोग कहां रहते हैं, जो बहुआयामी गरीबी प्रतिशत सबसे कम है बच्चों देहरादून में, सबसे कम रहते हैं मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स वाले, देहरादून, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में, ठीक है। लिखो इसको, लिखो देहरादून, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, ठीक है, देहरादून, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़। तो सबसे, अगर क्वेश्चन पूछता है बहुआयामी गरीबी से सबसे ज्यादा लोग कहां के जिले से बाहर निकले, अल्मोड़ा, और नॉर्मल पूछता है सबसे कम बहुआयामी गरीबी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जहां सबसे कम रहते हैं, देहरादून, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अपने आप में क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक। अगला लिखना बच्चों, ये जो सारा है SARRA, ये नवंबर 2023 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला और इसके तहत कहा कि इसका गठन किया जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बन रहा है, पूरा इसका ऑफिस बन रहा है, कार्यालय बन रहा है। देखो ये क्या है, सारा, SARRA, ठीक है। ये नवंबर 23 में इसकी अधिसूचना जारी हुई है। सरकार ने क्या किया, एक लेटर जारी किया, मतलब विभाग ने, कि हम एक सारा का, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, जो
हमारे क्या है परंपरागत नदी स्रोत हैं या जल के जो स्रोत हैं उनका पुनरुद्धार करना, जीर्णोद्धार करना, या उनका वहां का जो पानी है उसको क्या करना बच्चों, कंजर्व करना, या उसको क्या करना, पुनर्जीवित करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, राज्य स्तरीय, इसका फुल फॉर्म लिखो, इसका पहले पूरा नाम लिखो, किससे संबंधित है। ठीक है, राज्य स्तरीय स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन प्राधिकरण। ठीक है, राज्य स्तरीय, पूरा लिखो, राज्य स्तरीय स्प्रिंग एंड रिवर रिवर। ठीक है, जो हमारे जल स्रोत हैं बच्चों, धारे वगैरह या जो भी हैं, रिजुवेनेशन, ठीक है, रिजुवेनेशन अथॉरिटी यानी प्राधिकरण जिसको बोलते हैं आप लोग, यानी राज्य स्तरीय स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन प्राधिकरण अथॉरिटी। इसका मुख्य काम क्या होगा, हमारे जो नदी नाले हैं या जो हमारे धारे वगैरह हैं उनका पुनर्जीवन। ठीक है, तो इसमें लिखो नदियां ऑब्लिक प्राकृतिक जल स्रोत का संरक्षण करेगा। ठीक है, नदियों ऑब्लिक प्राकृतिक जल स्रोत के संरक्षण, यानी नदियों ऑब्लिक प्राकृतिक जल स्रोत का संरक्षण ये करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सारा है क्या, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये किस विभाग से संबंधित, जलागम यानी पेयजल विभाग एक हिसाब से इसका मेन नोडल होगा, या जलागम विभाग से संबंधित है। ठीक है, किसके अंदर आएगा, जलागम के अंदर आएगा। ठीक है, जलागम या पेयजल, जलागम विभाग या पेयजल विभाग जो भी लिखा होगा देख लेना, उसके अंतर्गत आएगा। हो सकता है पेयजल के अंदर इसको दे दे या जलागम, जो भी देगा आप लोग इसको चेक कर लेना। तो ये इस सारा का मतलब ये है। तो इसका नवंबर 2023 में इसकी अधिसूचना जारी हुई कि हम इसका एक गठन करेंगे और इसका फुल फॉर्म ये है। हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म ही पूछ दे। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। होपफुली ये चीज़ें आपकी समझ आई होंगी बच्चों। एक बार इसको रिवीजन करना और बहुत बेहतर तरीके से करना। मतलब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने पढ़ा दिया, हम सोए हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं। 2 क्लासेज जाने का मतलब एग्जैक्टली उसी प्रकार का एनर्जी वैसा ही आपको भी क्या देना पड़ेगा, एफर्ट्स देना पड़ेंगे। ठीक है, फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।